और किसी कारण से वो हैक कर लेता है, तो मान के चले सी के बाद जो अगला ब्लॉक है डी, ई, एफ, ये तुरंत क्या करेंगे, अपने आप को करप्ट कर लेंगे, ताकि आगे की कहानी वो कुछ भी ना कर सके, पूरा पूरा चेंज कर देंगे। इसने सी को चेंज करने या टेम्पर करने की वो कोशिश किया, तो डी अपने आप को पूरा पूरा बदल लेगा। वो कैसे होता है, आइए SHA 256 में हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये देखिए SHA 256 में मान के चलिए कोई डेटा है, और उस डेटा को मैं यहाँ देखिए, मैं अगर हेलो लिखता हूँ, जैसे मैंने हेलो लिखा, तो देखिए यहाँ पर जो क्रिप्टेड फॉर्म में जो एक कोड जनरेट हुआ है, ये कुछ इस प्रकार है, जिसमें देखिए लास्ट में 1969 लिखा हुआ है। अब हेलो की जगह में अगर मैं इसे किसी भी प्रकार का छेड़खानी करता हूँ, हेलो डी कर देता हूँ, तो जैसे ही देखिए, जैसे मैंने डी किया, ये पूरा पूरा चीजें चेंजेस हो गए, पूरा पूरा चीज अपने आप बदल गया। तो इस तरीके से जब भी, इसके अलावा मैं और भी कुछ करके देखता हूँ कि हेलो डी की जगह में मैंने लिखा मिस्टर मिंट, तो देखिए एक अलग ही कोड जनरेट होके आ गया है। लास्ट में देखिए FCD8 आ गया है। वैसे ही अगर मैं इसमें एक 8 जोड़ दूं, तो चीजें पूरे पूरे बदल गई। तो वैसे ही जब कोई हैकर अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक को हैक करने की कोशिश करता है, तो उसके जो आगे वाला जो ब्लॉकचेन है, सॉरी जो ब्लॉक्स है, वो अपने आप को क्या करेगा, बदल लेगा, करप्ट कर लेगा। फिर जैसे कि आप जानते हो कि अगर कोई चीज करप्ट करप्ट हो गया है, तो वापस से वो कैसे ठीक होगा, उसे हम आज की क्लास में आगे जानेंगे। जैसे कि देखिए, हैजिंग एल्गोरिदम में मैंने समझाया था कि हर एक ब्लॉक का क्या होता है, एक प्रीवियस हैश होता है और एक नया हैश होता है। फिर जो ब्लॉक है, जैसे ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 का जो हैश है, वो ब्लॉक 2 में अपने आप को क्या कर लेगा, प्रीवियस हैश क्रिएट कर लेगा, और ब्लॉक 2 का नया हैश जनरेट करके देगा। तो वैसे ही अगर मान के चलिए ये ब्लॉक 1 का हैज अगर चेंज किया जाए, तो ऑटोमेटिक ये प्रीवियस हैज जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। अगर इसका प्रीवियस हैज चेंज होगा, तो इसका हैज भी चेंज हो जाएगा, और इसका हैज चेंज हुआ है, तो इसका प्रीवियस हैज भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ब्लॉक को ही छेड़खानी कर सकते हैं, दूसरा ब्लॉक छेड़खानी करने के लायक ही नहीं बचेगा। ओके। अब अब आप सभी समझेंगे व्हाट इज P2P नेटवर्क। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि P2P नेटवर्क क्या होता है। हम आपस में डेटा का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, डेटा का ट्रांसफर करते हैं। तो हम जानेंगे अब व्हाट इज P2P नेटवर्क। लेकिन उससे जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, व्हाट इज सेंट्रलाइज नेटवर्क। क्योंकि दोस्तों, हम कंपेयर करके समझेंगे चीज़ों को, तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो आइए समझते हैं सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है। सेंट्रलाइज नेटवर्क में दोस्तों जो डेटा होते हैं, वो एक सेंटर डेटाबेस में सेव होते हैं, जिसे हम सर्वर भी बोलते हैं। अब ये एक सेंट्रलाइज डेटा है, ये सर्वर है, और क्लाइंट क्या होते हैं, इनसे जुड़े होते हैं। इसे हम आप अपने आम जिंदगी के हिसाब से सोच के देखिए कि ये एक बैंक है, जो सेंट्रल एक सर्वर है, सेंट्रल सर्वर है, और आप सभी क्या है, उनके क्लाइंट है। और आपको कोई डेटा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं बैंक को। सपोज आपको एक पासबुक प्रिंट करवाना है, या आपको एक स्टेटमेंट लेने हैं, तो एज अ क्लाइंट आप क्या करते हैं, उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर ये जो सर्वर होता है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है आपको, और आपका जो स्टेटमेंट है या पासबुक है, वो आप तक सेफली पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी सिस्टम ये है कि ये जो डेटा है वो बहुत अधिक कंप्यूटर में सेव नहीं है, एक दो तीन कंप्यूटर में ही सेफ है। इस कारण आज ऐसे कई केसेस आपको सुनाई देता है कि ये फला जो बैंक है या फिर सिस्टम है, वो हैक हो गया। या फिर अब तो देख रहे हैं, इतना बड़ा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे बड़े बड़े जो नामी कंपनी है, उनके भी सर्वर हैक्स होने लग गए हैं। ओके। और इतने प्रो हैकर्स आ चुके हैं मार्केट में कि विद इन सेकेंड वो क्या कर लेते हैं, सर्वर को हैक कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सर्वर का प्रॉब्लम होता है। लेकिन P2P नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों, कोई भी सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है। हम आपस में ही डेटा का लेन देन कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, आपस में ही क्या कर रहे हैं, डेटा का लेन देन कर रहे हैं। मान के चलिए ए है, ए को कोई डेटा चाहिए,
बी से, तो वो क्या कर सकता है, बी से डायरेक्ट मांग सकता है। साथ ही बी ने अगर से ए को सर्वर दिया है तो एफ बी को भी सर डेटा मांग सकता है, और ए से भी डेटा शेयर कर सकता है, और सी से भी डेटा शेयर कर सकता है। वैसे सी को अगर जरूरत पड़े तो वो ए से भी डेटा मांग सकता है, ई से, किसी से भी। तो आपस में क्या हो रहा है, आपस में ही डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर बी का जो सर्वर है उसको हैक कर लिया, तो ए के पास तो डेटा है, वो क्या कर सकता है, एफ को दे सकता है, ई को दे सकता है। अगर ए और बी को हैक कर लिया तो ई के पास भी डेटा है, एफ के पास भी डेटा है। तो इस तरीके से क्या होता है, डेटा सेफ हो जाते हैं। और कोई भी इंसान, ये तो आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन में कोई, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 5 कंप्यूटर लगा के रखे हैं आप सभी को समझाने के लिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो ब्लॉकचेन होता है उसमें ब्लॉक्स लाखों की संख्या में बनती हैं। बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो कि किसी एक इंसान या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए हैक करना उतने सारे कंप्यूटर को पॉसिबल नहीं है। और सही बात तो ये है कि वो कंप्यूटर्स कहाँ रखे हैं किसी को कोई मालूम नहीं है। ओके दोस्तों। अब ये है पी टू पी नेटवर्क का। अब डिस्ट्रीब्यूटेड पी टू पी नेटवर्क इन ब्लॉकचेन में काम कैसे करता है हम उसको समझेंगे। देखिए, ये बनते कैसे हैं, ये नोट्स बनते कैसे हैं हम उसको समझेंगे। मान के चलिए यहाँ पर ये 5 कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं, सभी क्या करते हैं, ब्लॉकचेन में ब्लॉक जोड़ने का काम करते हैं। अब कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर हो रहा है या डेटा जनरेट हो रहा है तो वो किस में सेव होता है, ब्लॉक में जाके सेव हो जाता है। ओके। अब ब्लॉक में जब जाके सेव होता है, सपोज ए ने एक नया ब्लॉक जोड़ दिया अपने ब्लॉकचेन में, एक नया ब्लॉक ब्लॉक उसने क्या किया, ऐड किया, तो वो किसको ट्रांसफर करेगा, वो ट्रांसफर करेगा अपने नियरेस्ट सिस्टम को। जैसे एफ ई बी ये इनका नियरेस्ट सिस्टम है, तो वो क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ ए ने एक ब्लॉक जोड़ा है, तो उसे वेरीफाई करने का काम करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद वो क्या करेंगे, अपने ब्लॉकचेन में उस ब्लॉक को जोड़ लेंगे। और ब्लॉक को जोड़ने के बाद वो क्या करेंगे, सी सी जो सिस्टम है उसे इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमने जो ब्लॉक ए से लिया था वो वेरीफाई है, ओके है, हमने अपने ब्लॉक में से ऐड कर लिया है, आप सी आप इस ब्लॉक को अपने ब्लॉकचेन में ऐड कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों पूरे दुनिया में जितने भी सिस्टम्स होंगे जो कि इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, वहां जाके ये ब्लॉक अपने आप जुड़ जाते हैं। और जब जरूरत पड़ता है तो इन्हीं सिस्टम से हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक को अपने यूज में लाते हैं। ओके दोस्तों। वाई वी नीड डिस्ट्रीब्यूटेड पी टू पी नेटवर्क इन ब्लॉकचेन। हमें जो पी टू पी नेटवर्क के बारे में जो बता रहे हैं दोस्तों, उसकी जरूरत हमें क्यों है। ओके। तो जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि कोई भी हैकर अगर मार्केट में आता है और किसी ब्लॉकचेन को हैक कर लेता है, तो वहां पर क्या होता है, जो प्रीवियस ब्लॉकचेन होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा आप सभी को कि ए एक सिस्टम है, सिस्टम में जितने भी ब्लॉक हैं उसमें से किसी भी सेंटर में आके एक ब्लॉक को हैक करने की कोशिश किया, तो इसके जो ए के पास जो सर्वर है उसके सभी के सभी ब्लॉक क्या हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे। ओके। अब ये करप्ट हो गया तो डेटा सही कैसे होगा, डेटा सही ऐसे होगा दोस्तों कि हमारे पास जो और सिस्टम है, जैसे एफ है, ई है, बी है, टी है, इनके पास तो डेटा सेव है। तो ये क्या करेंगे, ये सब मेजोरिटी में है, ये ए को बताएंगे कि भाई ए, आपके पास जो ब्लॉग रखे हुए हैं वो करप्ट हो चुके हैं, उसे करप्ट करने की कोशिश की गई है, तो हमारे पास जो डेटा रखा हुआ है उसे आप वापस से अपने में जोड़िए और ये करप्ट डेटा को हटा दीजिए। और ये ऐसे ही काम करेगा क्योंकि वो मेजोरिटी में है, तो पूरे डेटा आपस में फिर से सही हो गए। इस कारण से दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको कि जो ब्लॉकचेन है वो क्या है, इम्यूटेबल है, उसे डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने की कोशिश की अपने आप, वो क्या हो गया, करप्ट हो गया। और करप्ट हो गया तो बाकी जो और सिस्टम्स थे उन्होंने ए को इन्फॉर्म किया कि भाई ए, आप जो रखे हुए हैं ब्लॉक वो करप्ट है, तो हमारे पास उसका ओरिजिनल डेटा रखा हुआ है, आप उसे सुधार लीजिए। और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता रहता है। ओके दोस्तों। इस कारण ब्लॉकचेन इतना खास है। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आज का है
वो है ब्लॉकचेन माइनिंग। आप सभी जानते हैं कि मिस्टर मिंट जिस प्लेटफॉर्म से शुरुआत की है वो माइनिंग की प्लेटफॉर्म है। आज भी कई लोगों को माइनिंग क्या होता है वो नहीं मालूम है, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आप जब किसी को प्लान समझाने जाते हैं तो वो जरूर पूछ लेता है कि सर माइनिंग होता क्या है। तो माइनिंग ऐसा एक्चुअल में काम कैसे करता है उसे हम समझेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं उसका क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। अब मान के चलिए कोई एक बिटकॉइन है, बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लिया है जो कि क्या कर रहा है, एक बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कर रहा है। जैसे ही बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन होता है तो वो एक मेम पुल पे जाता है। मेम पुल क्या है आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे, मेम पुल कैसे होता है। लेकिन वहां मान के चलिए कि एक ऐसा सर्वर बना है, एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है, खाली बॉक्स है, जहां पर पूरे ट्रांजेक्शन को क्या कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, ऐसा मान के चलिए। अब जैसे ही वो ट्रांजेक्शन गया उस खाली डब्बे में, तो ऑलरेडी माइनर्स जो कंपटीशन कर रहे हैं, बहुत सारे माइनर पूरी दुनिया में भर भर फैले हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन उस जो डेटा है जो ट्रांसफर किए गए हैं, जो बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं, उसको पिक कर सकें। तो जितने भी माइनर्स है वो वहां से उस डेटा को पिक करते हैं और लग जाते हैं उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में, क्योंकि आप जानते हैं ये जो पूरा डेटा चल रहा है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, तो एल्गोरिदम को सॉल्व करने की कोशिश में लग जाते हैं। और जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, जो फास्टेस्ट सर्वर होता है, वो क्या करता है, इस पूरे अ, जो एल्गोरिदम है उसको सॉल्व करने के बाद अपने कंप्यूटर में एक ब्लॉक ऐड कर लेता है। और ऐड करने के बाद इसके पास जो अगला काम होता है वो होता है कि ये अपने साथ जितने भी कंप्यूटर हैं जो कि कंपटीशन में लगे थे उनको इन्फॉर्म करेगा कि बाकी, जैसे मैं एक आम बोलचाल में कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक ब्लॉक तैयार कर लिया है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, तो एक बार आप लोग क्या करिए, चेक करिए। तो जितने भी माइनर्स अब माइनिंग में लगे हुए थे, सॉरी, उस एल्गोरिदम को सॉल्व करने में लगे हुए थे, अब उनका काम क्या होगा, उस ब्लॉक को वेरीफाई करने का। तो वो सभी क्या करेंगे, वेरीफाई करने में लग जाएंगे। और जब लगेगा कि हाँ वेरीफाई हो चुका है, तो क्या करेंगे, अपने भी सर्वर में उसे ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और इनाम स्वरूप बिटकॉइन, कुछ बिटकॉइन उसे दे दिया जाएगा, और यही क्या कहलाएगा, माइनिंग कहलाएगा। इसे फिर से एक बार समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। कोई व्यक्ति बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कर रहा है, यहाँ पर वो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन मेमपूल पे गया। मेमपूल से बहुत सारे कंप्यूटर कंपटीशन किए, जिसमें एक सर्वर जो है, एक कंप्यूटर जो है, उसने इस ब्लॉक के एल्गोरिथम को सॉल्व किया सबसे फास्ट। फिर उसने इन्फॉर्म किया बाकी सभी माइनर्स को कि मैंने ये ब्लॉक जोड़ लिया है, आप वेरीफाई करो। तो जितने भी माइनर्स हैं उनका काम होगा उसको वेरीफाई करने का, वैलिडेट वैलिडेट करने का। वैलिडेट करने के बाद वो सभी अपने ब्लॉकचेन में उस ब्लॉक को जोड़ेंगे और इनाम स्वरूप बिटकॉइन देंगे। यही दोस्तों माइनिंग कहलाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है दोस्तों, जो है वो कंसेंसस प्रोटोकॉल है। टाइप ऑफ कंसेंसस प्रोटोकॉल में, जिसमें आप प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और अदर, ये दो फेमस है, और कुछ अलग तरीके के भी हैं, लेकिन जो फेमस है वो प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। दोस्तों आप सभी कभी ना कभी अगर मिस्टर मिंट कम्युनिटी में है तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का नाम जरूर सुना होगा। तो आइए समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या चीज है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कोई भी एक हैकर है, वो आता है किसी बीच के एक ब्लॉक को, अगर वो हैक करने की कोशिश करता है तो सभी के सभी ब्लॉक हैक हो जाते हैं। और ये जो है ABCD और ब्लॉक्स, ये इनको सुधारने का काम कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई हैकर है और एक ऐसे ब्लॉक्स को माइन करता है जो कि एक्चुअल में वैलिड नहीं है, वो फर्जी ब्लॉक्स है। देखिए यहाँ पर एक ए है सिस्टम, ये क्या कर रहा है, एक फर्जी ब्लॉक को किसी गलत मानसिकता से ऐड कर रहा है। तो क्या B, E, F, C ये उसे ऐड कर लेंगे? नहीं करेंगे।
वो क्या करेंगे, उसके प्रूफ ऑफ वर्क को वैलिडेट करेंगे। इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप एग्जाम में बैठते थे और गणित का एग्जाम होता होगा, और आपको कोई सवाल दिया है कि भी भाई इसका पर्टिकुलर आंसर आपको निकालना है, तो क्या आप सिर्फ आंसर लिख के आ जाते थे? नहीं आते थे। अगर मैं मान के चलूँ 2 इंटू 2 4 होता है, तो हमें वहां दिखाना होता था पेपर में कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ना कि हम ऐसा लिख के आते थे 4 ये आंसर है, मुझे पता है, हो गया। बिल्कुल वो एक लाइन से काट देगा आपका टीचर। तो यहाँ पे ये क्या बन गए, टीचर बन गए। वो देखता है कि आप जो सॉल्व किए हो मैथमेटिक प्रॉपर उस वे में हुआ है कि नहीं हुआ, कि सिर्फ आप आंसर निकाल के आ गए हो। तो जो बीच के चीज है वो क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क है। आपके जो टीचर है वो देखता है कि आप जो मेथड यूज किए हो, जो वर्क किए हो, सच में वो वैलिड है कि नहीं है, कि आप गलत तरीके से कुछ भी चीटिंग करके लिख लिए हो और अंत में आंसर ला दिए हो। तो आंसर देख के वो आपको नहीं देता है नंबर, वो आपको नंबर देता है प्रूफ ऑफ वर्क, कि आपने मेहनत किया है, आप अपने वह मेहनत का प्रूफ दे रहे हो वहां पर। उसी तरीके से जब ये कंप्यूटर्स रन करते हैं, एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे एक एक लाइन बाय लाइन चेक, ये देख सकते हैं एक एक लाइन बाय लाइन वो क्या करता है। मैंने ये वाला स्टेप पहले पूरा किया, फिर दूसरा स्टेप पूरा किया, फिर तीसरा स्टेप पूरा किया, ऐसे करते करते पूरा आंसर तक के वो लाता है। तो ये सब क्या होते हैं, इन्हें चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ही वैलिडेट करते हैं। अब आप सोचिए कि इतने सारे कंप्यूटर इतने सभी चीज को एक एक लाइन बाय लाइन को चेक करेंगे, तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग चीजें हो जाएंगी ये। तो ये चीज ऐसा नहीं होता है। आप खुद भी सोच के देखिए कि अगर हम स्टूडेंट है तो हमें उस एल्गोरिदम को, उस मैथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता होगा, और जो टीचर है उसे उसे चेक करने में कितना समय लगता होगा। हम पूरा एक क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, लेकिन वो जो टीचर होता है वो क्या करता है, 5 मिनट में पूरे क्लास भर का कॉपी चेक कर लेता है ना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी ने ये कलर क्यूब तो देखा होगा। अब कलर क्यूब भी एक एल्गोरिदम को सॉल्व करने जैसा ही है, मान के चलिए। अब वो क्या रहा है, कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या 5 व्यक्ति एक साथ बैठ के कलर क्यूब को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। किसी को 5 मिनट लग रहा है, किसी को 10 मिनट लग रहा है। मान के चलिए जो सबसे पहले 5 मिनट वाला ने क्या किया, उस कलर क्यूब को सॉल्व करके दे दिया तुरंत। तो बाकी जो बैठे हैं उसको क्या, उसको सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं। वो घुमा घुमा के देखिएगा कि हाँ भाई रेड में रेड फिक्स हो गया, ब्लू में ब्लू फिक्स हो गया, 7 में व्हाइट में व्हाइट फिक्स हो गया। वो 6 डायमेंशन को ऐसे घुमा के देखेगा और बोलेगा हाँ ओके चीजें ठीक है। तो वो करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उसी एल्गोरिदम को सॉल्व करने में बहुत समय लगा। तो एक ब्लॉक जो है जितना टाइम लेता है, उससे एकदम निश टाइम में ही बाकी सारे ब्लॉग उसे चेक कर लेते हैं और ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, और ट्रांजेक्शन आप तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों कंसेंसस प्रोटोकॉल काम करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। इसमें एक क्लैश और होता है, उसे समझिएगा, क्योंकि ये माइनिंग है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। अब मान के चलिए कि कोई ब्लॉक में कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सभी के सभी लोग ऐसा कंपटीशन में लगे हैं। कोई ऐसा ब्लॉग ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि एक ब्लॉग है और सी एक ब्लॉग है, एक ही टाइम पे, एकदम बराबर टाइम पे उस एल्गोरिदम को सॉल्व कर रहा है, और दोनों के दोनों ने एक नया ब्लॉग बना लिया। और क्या कर रहे हैं, ए जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है एफ और ई को कि मैंने एक नया ब्लॉग बना लिया है, और इधर से जो सी है वो भी इन्फॉर्म कर दिया है बी को कि मैंने एक ब्लॉग बना दिया है। अब ये कंप्यूटर टेंशन में आ गए कि भाई मैं कौन से ब्लॉग को वेरीफाई करूं या नहीं करूं। ओके। इसे आप थोड़ा सा ना फिर से अपन स्टूडेंट वाले लाइफ में चलते हैं और उसे समझिए। मान के चलो दो बच्चे हैं, क्लास में 100 बच्चे होते हैं, लेकिन दो ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, एक ही टाइम पे बोलते हैं सर मेरा क्वेश्चन बन गया, और वो भी बोलते हैं सर मेरा क्वेश्चन बन गया। और दोनों के दोनों एक ही मार्क्स से, क्योंकि एक क्वेश्चन है और मार्क दोनों मिलने हैं, दोनों में सही है, और दोनों में मार्क्स सेम मिलने हैं, तो फर्स्ट कौन सेकंड कौन, इसका तो कुछ वो ही नहीं हो पाएगा, डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या होता है, वो जो टीचर है वो क्या बोलता है कि एक काम करो, आप अगला क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो अगला क्वेश्चन पहले बनाएगा वो विनर कहलाएगा। तो फिर जो ब्लॉग्स हैं उनको क्या बोलते हैं कि एक काम करिए, जल्दी जल्दी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ए और सी वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाता है,
और सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, जो पहले अगला क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे यहाँ पर देखिए ए जो है वो क्या किया है, पहले अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और ये हाथ खड़ा किया कि सर मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्या करेंगे सर, उसको विनर बनाएंगे, और विनर बनाने के बाद वो जो ब्लॉक्स उन्होंने जो सी ने बना रखा था उसको क्या करेंगे, इस ब्लॉक से हटा दिया जाएगा और वापस से उसे विनर बनाया जाएगा। जैसे ए ने अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो जो ब्लॉक है वो बी और सी में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये रिवॉर्डेबल होगा और ये माइनिंग के प्रोसेस में आगे निकलेगा और इसे रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों पूरा सिस्टम काम करता है और चीज़ें बहुत आसान है। अगर हम इसे अपने लाइफ में जोड़ के देखें तो, अपने जो आम जिंदगी उसमें जोड़ के देखें तो कुछ अलग नहीं है। मुझे तो बहुत आसान लगता है सब चीज़ें। तो दोस्तों ये जो हमारा मॉडल ए था ये कंप्लीट हो चुका है और आज टाइमिंग भी बहुत अधिक बचा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क के लिए कि कितने टाइप के ब्लॉकचेन होते हैं, तो कोई ऐसा है जो हाथ खड़ा करेगा, हैंड रेस करेगा ब्लॉकचेन कितने प्रकार के हैं वो शेयर करें। कोई कोई है राजेश सर? किसी का हैंड नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, वेट करो, सब अच्छा। पूछेंगे। हाँ, मैंने एक होमवर्क दिया था आप सभी को, ब्लॉकचेन कितने प्रकार के होते हैं। अभी लोग होमवर्क कहाँ पूरा कर रहे हैं, लोग एमएनटी कमाने में लगे हैं। सर बिना नॉलेज के कैसे एमएनटी कमाएंगे? हाँ, ये बात सही है। देखिए होता क्या चीज है, दोस्तों मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि स्वर्ग सभी को जाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, है ना। अब हो क्या रहा है कि आप सभी को पैसा इसी फील्ड से कमाने हैं, और मिस्टर मिन फील्ड किस फील्ड पे है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन फील्ड पे हम काम कर रहे हैं। सर आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कितने बार सीनियर को पकड़ पकड़ के लेके जाओगे? कुछ ऐसा सीखो ना, हम तो सिखा रहे हैं ना आप सभी को, इतना डीप नॉलेज दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से इसके बाद तो सिर्फ आपको कोडिंग सीखना है और ब्लॉकचेन बनाना है। राजेश सर, एम आई राइट? इसके बाद सिर्फ आपको जावा सही पाइथन सही सी प्लस बात है। प्लस सीखना है और ब्लॉकचेन को तैयार करना है। वो चीज मुझे नहीं आता ना, तो मैं वो भी सिखा देता। अब उसको सीखना है तो आपको हमारे डेवलपर राहुल भदौरिया जी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो टॉपिक जो जितना डीप में मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से इतना भी जानने वाला मार्केट में नहीं है। इतना भी आप बता दोगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा चीजों को लेके। और मैं कुछ तो लोगों ने अभी हाथ तक। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है ब्लॉकचेन के बारे ओके में। ओके ओके, तो अनम्यूट किया जाए सर। राम पाटिल जी, सुभाष जी। राम पाटिल जी, आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ही सर, अभी तो फिलहाल मैं होमवर्क हाँ, पूछ रहा हूँ। आंसर देंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं, देंगे। होमवर्क आंसर करना है। टाइप ऑफ ब्लॉकचेन कितनी होती है? राम पाटिल जी। हरगोविंद कुशवाहा जी। शायद इन लोग सवाल पूछने के लिए हैंड रेस किए थे सर। नहीं नहीं, हेलो। जी जी मैम, जी। हेलो। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। Recording stopped. सर हमारी ब्लॉकचेन 4 प्रकार की है। एक ई केवाईसी, एक आरटीओ जो उसके तहत चलती है, मतलब उसके आसपास हमारी ब्लॉकचेन का काम हो रहा है। एक ई रजिस्ट्री। जी। ई रजिस्ट्री सर, जिस मतलब वो भी उसके एट साइड मतलब काम कर रही ब्लॉकचेन के एट साइड। हम्म। सर ये बस 3 प्रकार की मुझे याद है सर, एक मिस हो रही है ओके मैम, मेरे से। मैम थैंक यू आपके लिए, लेकिन आप जो बता रहे हैं ना वो ब्लॉकचेन जी। आपके वो अ, राजस्व विभाग में यूज किया जाता है ना। ओके वो ओके ब्लॉकचेन के अंदर कैटेगरी है वो। ओके। ओके। लेकिन जो जी। एक्चुअल में जो ब्लॉकचेन है वो अलग है। हम्म। तो अभी 2-3 लोगों ने और हैंड रेस किया था, मैं जी उसका एक बार आंसर चाहूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी को इसके बारे में और अच्छे से बता पाऊँ। तो और जी। कोई है जो आंसर देना चाहेगा? हर गोविंद जी कुशवाहा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हर गोविंद जी कुशवाहा। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। सर जैसे कि आपने बताया था कि ब्लॉकचेन कितने प्रकार के होते हैं,
तो सर मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे ओनली 2 प्रकार के ही समझ में आते हैं। जैसे कि आप जी जी बोलिए सर। हम करते हैं, तो जैसे कि आप सर ने अभी बताया है अभी-अभी की, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है। तो ओनली सर 2 ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज रहता है और एक सेंट्रलाइज। ओके। तो सर इतना ही मुझे पता है, क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, 3 महीने हुआ है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है सर। थैंक यू। सर थैंक यू। स्टूडेंट तो सर हम लोग भी हैं, क्योंकि आज हम लोग आज भी सीख रहे हैं चीज़ों को। तो मैं दोस्तों क्लियर करना सुभाष चाहूंगा खार कि जी, सुभाष खार सुभाष को भी खान जी इनवाइट कहना कर रहे चाह हैं रहे हैं, इस बात बिल्कुल। पे। सर मैंने जो रिसर्च किया है और जो मैंने सीखा है टेक्निकल कॉल में 3 प्रकार के ब्लॉकचेन है। एक पब्लिक, जो पब्लिक के लिए ओपन रहती है, प्राइवेट जो कि कंपनी सेल्फ के लिए डेवलपमेंट करती है, और एक होती है क्रॉस ब्लॉकचेन। उसमें कोई व्यक्ति का अगर कोई डाटा मिस हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए, अगर एक ERC पे से ट्रांजेक्शन किया गया BP20 से गलती से, तो उसको रिकवर करने के लिए जो क्रॉस ब्लॉकचेन यूज की जाती है, क्रॉस ब्लॉकचेन मतलब 3 टाइप की जो ब्लॉकचेन होती है, एक क्रॉस ब्लॉकचेन, एक पब्लिक और प्राइवेट। ओके, ग्रेट ग्रेट सुभाष जी, ग्रेट। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि ब्लॉकचेन एक्चुअल में 2 ही मार्केट में यूज होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 4 ब्लॉकचेन जो है, 4 टाइप के ब्लॉकचेन मार्केट में एक्सेस करते हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन मार्केट में तो 4 तरीके के ब्लॉकचेन है। पहला है पब्लिक ब्लॉकचेन, बोलते हैं जिसको हम पब्लिक ब्लॉकचेन। दूसरा होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। तीसरा जो होता है कंसोर्टियम होता है। और चौथा होता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ठीक है, तो मैं इसे ना आप सभी को एक नोट्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। इसमें जो फर्स्ट जो कैटेगरी जो कि मैंने बताया पब्लिक ब्लॉकचेन, इसमें होता क्या है, जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, सपोज ये एक डेटा है और ये ट्रांसफर हो रहा है, और जिस ब्लॉक्स में जाके सेव हो रहे हैं, इसका कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होता है। समझ रहे हैं? जो कि है बिटकॉइन, इथेरियम, जो कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम पे जाके चीजें सेव नहीं हो रही हैं। पब्लिक टू पब्लिक, जो कि मैं बताया ना, P2P नेटवर्क पे जाके चीजें सेव हो रही हैं, इस कारण से इसे पब्लिक ब्लॉकचेन कहा जाता है, और ये कंप्लीटली सेफ होता है, बिल्कुल सेफ होता है। ओके। दूसरा जो कैटेगरी मैंने बताया प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, प्राइवेट ब्लॉकचेन में होगा क्या, कोई डेटा है, ये ट्रांसफर तो हो रहा है और किसी ब्लॉक्स में जाके सेव भी हो रहा है, लेकिन ये जो कंप्लीट ब्लॉकचेन जहां पर जाके सेव हो रहा है, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर हो सकता है, या हो सकता है एक छत के नीचे हो सकता है। यहाँ पर देखिए P2P है, एक छत के नीचे नहीं हो सकता है कि वो जो माइनर्स हैं या जो ब्लॉक्स हैं वो कुछ अमेरिका में हो, कुछ US में हो, कुछ कनाडा में हो, कुछ इंडिया में हो, या फिर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहे हैं डेटा सेकंड वाले कैटेगरी में, वो एक छत के नीचे भी हो सकता है, और एक छत के नीचे होने की वजह से सभी जो डेटा है वो हैकेबल हो सकते हैं, हैक किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सेंट्रलाइज बॉडी का पावर है। तीसरा जो कैटेगरी मैंने बताया कंसोर्टियम, ये कंसोर्टियम यूज किया जाता है कोई एक पर्टिकुलर ऑफिस में या एक पर्टिकुलर संस्था में। जैसे मान के चलिए कि एक बैंक है, मान लेता हूं मैं। ओके, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, पूरा नाम नहीं ले रहा हूं मैं। अब इसे अपने ही लोगों के बीच चीजों को सुरक्षित तरीके से क्या करना है, शेयर करना है, ताकि बीच में कुछ ना हो। तो ये क्या करते हैं, आपस में ही उसको डेटा को ट्रांसफर करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा है, ये अपने ही यूज में ला रहे हैं, अपने ही पढ़ेंगे इस चीजों को, बाकी अदर के लोग इसे हैक ना कर सके। समझ रहे हैं? बाकी बाहर के लोग इसे हैक ना कर सके। जैसे आज बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बड़े बड़े फंड का ये रखा जा रहा है, उसका डेटा रखा जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही अंदर बैंक के अंदर बहुत सारे, हर बैंक में एक एक सर्वर लगा के बैठे हैं।
हर शाखा में एक एक सर्वर बैठा लगा के बैठे हैं। वो शाखा में तो उसका डेटा होता ही है, साथ ही अगले शाखा में भी उसका डेटा होता है, दूसरे शाखा में भी उसका डेटा होगा, तीसरे शाखा में डेटा होगा। तो ये भी एक ब्लॉकचेन का स्वरूप है, लेकिन ये भी एक सेंट्रलाइज बॉडी के अंदर ही काम करता है। चौथा जो कि आपने बताया कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, ये कैसे होता है उसको समझेंगे। हाइब्रिड, चौथा जो हमारा कैटेगरी हाइब्रिड ब्लॉकचेन, ये क्या होता है? पब्लिक प्लस प्राइवेट का मिक्सचर होता है। कैसे, समझिएगा। जैसे आज पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, अगर आप कोई डेटा ट्रांसफर किए हैं, पब्लिक सर्वर में गया है, सपोज वो उसे कोई हैक नहीं कर सकता, तो ये डेटा ट्रांसफर वाला पार्ट जो रहेगा, ये पूरा पूरा किस में चला जाएगा? पब्लिक में। लेकिन जैसे आप कोई ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड बना रहे हैं, है ना, तो अगर वो पासवर्ड आपने खो दिया, 12 प्रेस खो दिया, तो आप कभी रिकवर नहीं कर सकते। तो प्राइवेट जो ब्लॉकचेन है उसमें रिकवर किया जा सकता है। तो यहाँ पास किस किस चीजों को हम रखते हैं? जैसे पासवर्ड है, 12 फेज है, इसको हम लोग किस में डाल रहे हैं? प्राइवेट चेन पे डाल रहे हैं। और जो ट्रांजेक्शन है उसको पब्लिक चेन पे डाल रहे हैं, ताकि अगर कल चल के कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना पासपोर्ट खो देता है, तो उसे कुछ वेरिफिकेशन, जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, और गूगल ऑथेंटिकेशन, इन सभी में ओटीपी भेज के इसे कवर करने का एक अधिकार दिया जाता है। लेकिन डेटा जो है फाइनली सेव होता है पब्लिक ब्लॉकचेन पे। ओके दोस्तों, अब इसके बाद और मार्केट में बहुत सारे ब्लॉकचेन्स अभी आने का है, जैसे क्रॉस ब्लॉकचेन है, तो अभी एक्सेस नहीं हुआ है मार्केट में। जिस दिन हो जाएगा तो इसमें और एक कैटेगरी और ऐड कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो कैटेगरी मार्केट में अवेलेबल है, ये 4 तरह की कैटेगरी अवेलेबल है। और उसमें भी ब्लॉकचेन में भी फिर अलग अलग कैटेगरी, जैसे मैडम ने कहा, तो वो राजस्व विभाग में यूज हो रहा है। फिर L1 होता है, L2 होता है, L3 होता है। आप सभी जानते हैं, मैंने इसके बारे में भी एक बार बताया था कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इस तरीके से ब्लॉकचेन होते हैं मार्केट में। तो सबसे जो खास ब्लॉकचेन होता है, जो कि लेयर 1 के माने जाते हैं, ये मार्केट में 6 से 7 ही हैं अभी, 6 से 7 ही हैं। जैसे इथेरियम है, ट्रोन है, और कुछ कुछ हैं जो कि लेयर 1 के हैं। तो हमारा जो ब्लॉकचेन आ रहा है मिस्टर मिंट का, वो लेयर 1 वाला ही आ रहा है। आप सभी ने सुना होगा कि मिस्टर मिंट का जो ब्लॉकचेन बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन मैं ये भी जान के बैठा हूँ कि वो L1 का होगा, L2 का होगा, L3 का होगा। अगर L2 L3 होता तो मैं उतना इंटरेस्टेड, इतना पैसा नेट नहीं होता। लेकिन हम जो लेके आ रहे हैं इस मार्केट में, खास लेके आ रहे हैं, L1 का लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है इन सब चीज़ों में, और मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो होमवर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता होगा तो आप इस टॉपिक के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। प्लीज दोस्तों, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड बाहर का क्वेश्चन मत पूछेगा कि एमएनटी का जो प्राइस है वो क्यों बढ़ रहा है, या फिर विड्रॉल क्यों थोड़ा लेट आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन प्लीज मत पूछेगा। अंकित बांगत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर, सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि अपना जो क्रिप्टो करेंसी है वो किस ब्लॉकचेन पे काम करता है, पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड? जैसे कि देखिए अभी मैक्सिमम, आपने टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन बताए, तो वो किस ब्लॉकचेन पे है काम करता है क्रिप्टो करेंसी? देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उससे तो सिर्फ पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए ही बनाया गया था। चीजें जब तक पब्लिक है तब तक हम्म। वो क्रिप्टो करेंसी है, ये समझिए। ओके। जैसे ओके। आप क्या करते हैं, बिटकॉइन अपने पास रखे हैं, ओके, हम्म। हम्म। तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो पब्लिक पे है, मतलब पब्लिक में है, आप सेफ है। लेकिन वही बिटकॉइन अगर आपके एक्सचेंज पे रखे हुए हैं, तो आज हम्म। मार्केट में कई तरह के ऐसे एक्सचेंज है जो कि क्या है, हैक हो जा रहे हैं, या एक्चुअल में वो एक्सचेंज में जैसे लिक्विडिटी होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो आप वहां पर ट्रैप हो सकते हैं। ओके। इस कारण से इसको एक कॉन्सेप्ट ही बनाया गया है पब्लिक ब्लॉकचेन के रूप में। समझ रहे हैं, ओके। जहां पास पूरे पूरे अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। जहां आपने एक्सचेंज में डाला, फिर अथॉरिटी किसी और के पास चला गया। तो ओके। बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, इसका मतलब तभी है जब ये पब्लिक के पास है। ओके। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? शिव सिंह पवार जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके।
शिव सिंह पवार। हेलो यस सर, गुड मॉर्निंग। सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। सर, मुझे जानकारी चाहिए कि सर अपने जैसे 4 आईडी लगी है और भूल गया हूँ मैं सर में। कोई नहीं सर। जी सर। हेलो। क्या बोले सर? 4 आईडी लगी है, 4 आईडी भूल गए? नहीं, 4 आईडी लगी है पर एक का पेजेस भूल गया हूँ सर मैं, लिखना हाँ भूल तो गया। सर, यही तो पब्लिक ब्लॉकचेन की खासियत है या नुकसान भी बोलिए। पहले जी ये सर। खासियत थी, लेकिन कई लोग घुमा दिए तो उससे नुकसान भी साबित, मतलब नुकसान भी उसका दिख गया। तो यही जी सर। चीज जो है ना सर, प्राइवेट, सॉरी, जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन में है, यही चीज ठीक होने वाला है। और हम जो लेके आ रहे हैं मार्केट में, वो हाइब्रिड ब्लॉकचेन ही लेके आ रहे हैं। तो ये समस्या हमारे वाले ब्लॉकचेन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब 12 की खो चुके हैं, तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जी सर। ओके सर, आगे के लिए जी ध्यान सर। रखेंगे, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 वॉलेट जिंदा है। तो सर उसका कुछ होगा तो नहीं सर, मतलब ऐसे कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं हो सकता उससे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसे। जी सर, ठीक है। अनूप ओके। कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनूप कुमार जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं पूछ रहा था एक बार हमारा ब्लॉकचेन बन जाएगा तो फिर एग्जैक्टली डायरेक्ट फायदा क्या होगा? जो मिस्टर मिंट में अभी एसोसिएटेड हैं लोग, उनको डायरेक्ट क्या फायदा होगा बताइए। देखिए, फायदा तो होगा। जैसे आज हम मिस्टर मिंट जो पूरी कम्युनिटी है, वो बिल्ड हुए हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। ओके। अब आप जब भी आईडी लगाते हैं या सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, तो आपको एक गैस फीस देना पड़ता है। समझ रहे हैं? जी। गैस फीस देते हैं, और वो गैस फीस का प्रॉफिट किसको जाता है? ब्लॉकचेन को जाता है, दूसरी मतलब कंपनी। बाइनेंस स्मार्ट चेन के चेन को जाता है। दूसरा, हम जो एनएफटीज क्रिएट किए हैं, हम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए हैं, वो भी ब्लॉकचेन पे है ना? अब कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, तो उसमें बहुत खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे। जैसे कोई इथेरियम पे ब्लॉकचेन पे लिख रहा है, तो बहुत सारे इथेरियम का बलिदान देना पड़ता है। और वो इथेरियम किनको ही चला जाता है वापस से? कंपनी को बाइनेंस। चला जाता है। ठीक है। अब जब हम ब्लॉकचेन बन के आ जाएंगे इस मार्केट में, तो और भी अदर्स कंपनियां हैं, और डे बाय डे लोग इस पे आ रहे हैं, तो वो यहाँ ट्रांजेक्शन करेंगे, वो यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो एट द एंड फीस किसे जाएगा? हमें जाएगा। और हमें जाएगा, हमारी कंपनी को जाएगा, तो हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब उसे फीस, एज अ फीस, अगर पेमेंटी टोकन लग रहा है, तो मार्केट में बायर्स आएंगे, उसका डिमांड बढ़ेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमको ही फायदा होने वाला है उसमें, क्योंकि आप क्या है, इस एमएनटी टोकन के होल्डर्स हैं। जी, क्लियर है सर? थैंक यू। जी जी, थैंक यू जी। जोसेफ सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जोसेफ सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग जब मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या दूसरे वॉलेट्स यूज करते हैं, अगर हम एक फोन से दूसरे फोन जब हम यूज करते हैं, जो ट्रांजैक्शन हम लोग सेंड करते हैं वो कभी कभी चले जाता है। बट मैंने सुना है कि वॉलेट्स में हैशटैग ट्रांजैक्शन जो रहता है, एक्चुअली आपने लास्ट मीटिंग में, ब्लॉकचेन वन मीटिंग में बोला था, वो हैशटैग ट्रांजैक्शन से हम लोग पूरे ट्रांजैक्शन जो भी वो ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क वॉलेट में है, वो पता कर सकते हैं क्या सर? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। इसके लिए थोड़ा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे, ओके मैं सर। करता हूँ। देखते हैं। दिख रहा है सर स्क्रीन? यस सर। अब जैसे ब्लॉकचेन का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसमें ना सर, आपको उसका हर एक रिकॉर्ड जो होता है वो ब्लॉकचेन में फीड हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी लेटेस्ट यहाँ एक ट्रांजैक्शन हैज जनरेट हुआ है। ये हुआ है हैज, कितने टाइम पहले हुआ है? 5 सेकंड एगो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। किस वॉलेट से आए हैं? ये देख सकते हैं आप, इस वाले वॉलेट से ये ट्रांजैक्शन हुए हैं।
किस वॉलेट पे गए हैं? नल वॉलेट पे गए हैं। वैसे यहाँ पर भी देखिए ये जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मिस्टर मिंट कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करता है तो 3 ट्रांजेक्शन होते हैं। एक होता है वॉलेट टू वॉलेट, एक होता है वॉलेट टू नल वॉलेट, और दूसरा होता है वॉलेट टू लिक्विडिटी वॉलेट। यहाँ देखिए नल वॉलेट जैसे कि मैंने कहा, एक होता है लिक्विडिटी वॉलेट जो कि C8 हमेशा रहेगा, कॉमन रहेगा सभी में। ये नल वॉलेट सभी में कॉमन रहेंगे, और ये जो लिक्विडिटी वॉलेट है ये भी सभी में कॉमन रहेंगे। ये वाला हर बार बदलता जाएगा, देखिए ये हर बार। अब एक्चुअल में इसे हमें देखना है कि ये ट्रांजेक्शन कैसे है। तो मैंने ये ट्रांजेक्शन हैज हो, या फिर इसका वॉलेट एड्रेस हो, या जहां गया है उसका वॉलेट एड्रेस हो, एक कोई भी मिल गया ना तो हम उससे क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस से, सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या क्या सबमिट करने का ऑप्शन दिख रहा है। एक है ट्रांजेक्शन हैश, ब्लॉक, टोकन और डोमेन। ये सभी चीज डाल के आप उस चीजों को ट्रेस कर सकते हैं। अब मैं इसे ट्रैक कर लिया कि इसके पास कितने टोकन पड़े हुए हैं मार्केट में, क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो देखिए कितने ब्लॉक से होके गुजरे हैं, कितने सारे ब्लॉक से होके गुजरे हैं, कितना टाइम हो चुका है, 1 मिनट हो चुका है, कितना टाइम इसने लिया है, और कहाँ से कहाँ तक इसने गया है। इसके वॉलेट में कितने और भी MNT टोकन है या BNB है, जैसे इसके पास कितने गैस फीस लगे हुए हैं, कितने BNB अभी लगे हुए हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और भी इसके बारे में जैसे जानना हो ना, तो ट्रांजेक्शन हैश के अलावा हम उसके वॉलेट के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे ये बैक में चले गया, मैं बैक जाने के बाद मैंने वापस से इधर गया, और इधर जाके मैं चेक करता हूँ कि इसकी वॉलेट में कितने MNT टोकन और पड़े हैं, तो भी मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर। बस एक ही चीज है, यहाँ पास KYC नहीं होता है तो मैं नाम नहीं जान सकता कि ये बंदा है कौन। लेकिन देखिए इसने अभी अभी यहाँ पास इतने टोकन मंगाए थे, अभी इसके वॉलेट में कितने कितने और टोकन पड़े हैं, जैसे 956 टोकन यहाँ पर इसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ ट्रैक हो जाता है सर, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैं इतना इतना पैसे बना लिया हूँ, तो यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते सर। कितना टोकन आपने अब तक कमाया है ना, वो सब चीज यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी सर। सर क्लियर है? हो ओके गया होगा सर, क्लियर हो गया होगा। अपन आगे बढ़ते ओके ओके सर। हैं। जयप्रकाश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जयप्रकाश जी। ये गढ़वा से है जारड़ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जारड़ जी, गढ़वा। जी सर। जी। गुड मॉर्निंग सर। जारड़ हमारे जी पास आप, है तो हेलो, जी जी सर। आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल सर, आप बोलिए। हाँ सर, जैसे कभी कोई भी क्रिप्टो करेंसी मेरे पास है हम्म। और हम जब ट्रस्ट वैलेट में उसको या किसी भी वैलेट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जी तो यहीं पे अभी जैसे आपने किसी को रिप्लाई किया था यहाँ पर कि अगर हम उसको जैसे ही ट्रस्ट वैलेट में डाल देते हैं तो वो पब्लिकली खत्म हो जाता है वहां से, नहीं नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, खत्म नहीं होता है सर। हम्म। आपका ओनरशिप जो है ना अभी जैसे ट्रस्ट वॉलेट पे है, तो ओनरशिप किसका है? आपका है। लेकिन अगर आप हाँ, उसे सेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे डाल दिया, सपोज आपने बाइनेंस में डाल दिया, तो उस टोकन का जो ओनरशिप है किसके पास है अभी फिलहाल? तो ऐसे कंपनी के पास। सेंट्रलाइज कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जैसे? देखिए अ, जो हमारे पास एक्सचेंज होते हैं, कुछ सेंट्रलाइज होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज होते हैं। ठीक अच्छा। है, जैसे हम्म। सेंट्रलाइज आपका बाइनेंस पकड़ लो, ठीक है, हम्म। KuCoin है, OKX है, वजीरक्स है, CoinDCX है। इसमें क्या हम्म। होता है, एक बार टोकन आपने वहां डाल दिया तो उसकी हाँ। जिम्मेदारी है कि वो टोकन को अच्छे से रखे या कुछ भी करे। और आपको एक विश्वास रहता है, जैसे बाइनेंस पे लोगों को विश्वास है कि वहां से टोकन कहीं नहीं जाता। लेकिन अभी अच्छा। वजीरेक्स वाला केस आपने सुना होगा कि हम्म। वजीरेक्स में कई सारे जो वॉलेट्स है वो हैक हो चुके थे।
इस कारण से आज वजीरेक्स में लोगों का विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या जी किया है, ओनरशिप कुछ समय के लिए हमने वजीरेक्स को दे रखा था, तो वहां पर जी हैक हो गया तो वहां से चला गया। लेकिन वही अगर ट्रस्ट वॉलेट पे रहता तो ओनरशिप आपकी रहती। अगर जब तक से आप किसी को 12 की नहीं बताते तब तक से वो चोरी नहीं हो सकता था। अच्छा, तो ये बाइनेंस वगैरह जितने भी हैं, इनको सेंट्रलाइज एप्लीकेशन कहेंगे। हाँ, वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज तो फिर कैसे कहेंगे इसको? ब्लॉकचेन पे तो ये भी काम कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए वो उनका, जैसे आपने उनके वॉलेट पे डाल दिया, ठीक है, हाँ वो भी है ब्लॉकचेन पर, वो भी हाँ। ब्लॉकचेन पर ही काम कर रहा है, लेकिन ओनरशिप बदल गया वहां पर। हम्म। आपके वॉलेट में है मतलब ओनरशिप सिर्फ आपका है, उसके 100% जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन जब वो चले गया है टोकन किसी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे, तो अब जिम्मेदारी उसकी है कि उसको कैसे जी। संभालना है। वो संभालेंगे, वो अच्छे से सर्विस देंगे, तब कहीं जाके आप उसके एक्सचेंज पे टिके रहेंगे और उनको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन जी अगर जी वो उसमें जी। चोरी करवा लिया या कुछ हो गया तो कल चल के आप उसके एक्सचेंज को छोड़ देंगे ना। इस कारण से कई ऐसे एक्सचेंज मार्केट में गायब हो चुके हैं। ऐसे भी शिकायत मिलती है। हाँ, तो इसी कारण से होता है वहां पर। तो कल के डेट में हम लोग का भी जो ब्लॉकचेन होगा मिस्टर मिंट का सर, जी तो जब हम लोग का हो जाएगा तो भी हम लोग सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आ जाएंगे। नहीं सर, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन अलग चीज है और एक्सचेंज अलग चीज है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन है, एक्सचेंज अलग एक्सचेंज है। हम्म एक्सचेंज को लोग, वहाँ एक मार्केट है, समझिए एक्सचेंज एक मार्केट है जहां पर हम सेल करने बाय करने के लिए जाते हैं। हम्म। ऐसा है। लेकिन अब आखिर इसका मल्टीपल यूजेस में तो एक ये भी है ना मिस्टर मिंट एक्सचेंज, जो आगे फ्यूचर प्लान हाँ में हाँ, है। जी बिल्कुल है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। पारस सर, आई थिंक 8:30 बज रहा है, तो क्या मीटिंग को क्लोज करें? जी जी क्या बिल्कुल आगे सर। कुछ क्वेश्चन लेना है? नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो चलिए, मीटिंग को नेक्स्ट क्लोज कर सेशन कब सकते हो हैं। सकता है? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। इसके बाद का सेशन कब तक हो एक्सलेंट सकता सेशन। है? इसके बाद का देखते हैं सर, नेक्स्ट वीक। आज चलिए ठीक है। मंगलवार है, नेक्स्ट वीक मंगलवार ही कर देते हैं सर। ओके ओके ओके।